नमस्कार साथियों, दर्शकों, छात्रों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस खास और महत्वपूर्ण भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शक, सभी छात्र स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सबकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। मैथ सीरीज के इस भाग को मैं खास और महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरह के क्वेश्चंस की चर्चा मैं करने वाला हूं, जिस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आपको दिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन एक तरह से आप ये मान लें कि सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है। क्योंकि सीबीएसई के किसी भी ईयर के आप क्वेश्चन पेपर को देख लें, वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर जरूर दिखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस का वेटेज भी ठीक ठाक होता है, 3 to 4 मार्क्स। तो अगर आप सही सही कर कर आते हैं पेपर में तो 3 to 4 मार्क्स आसानी से सिक्योर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। आज मैं आपको इतने आसानतम शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि जो सबसे कम समझने वाला बच्चा है उसके दिमाग में भी मेरी बात चली जाए। मैथ सीरीज के अब तक के अगले अंतिम भाग में हमने करा था कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में समझा जाए कि किनका एचसीएफ निकालना है और किनका एलसीएम। मैंने उसे रोका नहीं है, बस कुछ समय के लिए होल्ड करा है। इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के साथ साथ हम लोग उसको भी करेंगे आगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जरूर करेंगे आगे। तो अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए। अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ भी यूज़ करते हैं तो कान में एक बार लगा लें, थोड़ा आवाज़ कम रखें, सब वॉल्यूम कम रखें। मेरा ख्याल है अगर आप ऐसा करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो 3 to 4 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे आपके। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सवाल ये है कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैथ सीरीज के शुरुआती भागों को जब आप देखेंगे तो वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट रख दें तो वो नंबर ऑटोमेटिकली स्वतः ही इरेशनल नंबर हो जाता है। इट मीन्स if p is a prime number then square root p और under root p is an irrational number। तो वही बात यहाँ है, देखिए आप 2 एक प्राइम नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, बस हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने का पैटर्न थोड़ा सा अजीब है, उसको आप अपने दिमाग में सबसे पहले डाल लीजिए, रख लीजिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एनसीईआरटी के बुक से मैंने ये लिया है और सीबीएसई 2010 में ये पूछा जा चुका है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये एक तरह का पैट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कभी पूछा जाता है √3, कभी पूछा जाता है √5। मेरा ख्याल है 2009 में 10 में √5 पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पैटर्न ये है, सबसे पहला एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का, वो एकदम दिमाग में रख लीजिए कि हम लोग इसके ठीक विपरीत को मान लेते हैं। जैसे सवाल ये कह रहा है ना कि सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है, इट मीन्स ये अपरिमेय है, तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन के पहले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, और क्योंकि ऐसा मानना कॉन्ट्रेरी बेसिस होगा, इसके विपरीत हम लोग मानकर चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, एकदम आराम से चीज़ों को समझेंगे। लेट √2 इज रैशनल, हम लोग एकदम सीधा सीधा लिखेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन तब वो मैथ सीरीज का पार्ट नहीं था, अब ये मैथ सीरीज का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई संख्या रैशनल है, परिमेय है, तो इसका साफ मतलब है कि उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट a एंड b सच दैट √2 इज इक्वल्स टू a/b। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, हम लोग सीधा लिखेंगे। इट मीन्स √2 is equals to a/b where a and b are co-primes। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर में जो p/q लिखा जाता है उसमें p और q दोनों को-प्राइम्स होते हैं। को-प्राइम्स का सीधा सा मतलब हुआ सह अभाज्य संख्याएं, यानी जब दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का HCF केवल 1 हो। इसका मतलब कि, और अगर कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है आर को-प्राइम्स और HCF A एंड B इज इक्वल्स टू 1 और देयर HCF। इस तरह से भी कोई खोल कर भी लिख सकता है, मैं संकेतों में लिख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि मैं आपको पूरी तरह से इस सवाल के पैटर्न को ही समझा दूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। तो यहाँ तक का मामला ये है कि हम लोगों ने कॉन्ट्रेरी ये मान लिया कि √2 एक रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम्स। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक तरफ LHS में √2 है और एक तरफ a/b है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। जरा ध्यान से समझिए, देखिए a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब साफ हुआ, a स्क्वायर अपॉन 2 लिखने का मतलब साफ हुआ कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप चौंकिएगा नहीं, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल है। क्यों है भाई? तो अगर आप आर डी शर्मा की बुक पढ़ते हैं, हालांकि किसी भी बुक में दिया होगा, लेकिन आर डी शर्मा पढ़ाने का मेरा अभ्यास है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप आर डी शर्मा की बुक पढ़ते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक FTA के ठीक नीचे एक थ्योरम लिखा होगा, उस थ्योरम को जरा गौर से पढ़िए। वहां पे लिखा होगा कि अगर, मैं इस केस में ही आपको समझा देता हूं कि अगर a स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और ये थ्योरम है कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। वहां पे प्राइम नंबर की बात की हुई है, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इफ a b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल माना हुआ है, मैं आपको दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। आप ऐसा समझ लें, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, मान लीजिए कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि इफ x be a positive integer and p be a prime number, if x square is divisible by p then x is also divisible by p। तो इसका मतलब यही है कि अगर, और खोल कर आपको समझाता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 9 स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, कहना ये चाह रहा है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसा होता ही है। वहां पे प्राइम नंबर की चर्चा की हुई है, इसलिए मैंने आपको प्राइम नंबर का ही एग्जांपल दिया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब एल्गोरिथम के थर्ड स्टेप में, पहला स्टेप तो ये है कि हम लोग इसके विपरीत को मान लेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि हम लोग स्क्वायर करेंगे, बस आप स्टेप्स ध्यान में रखिए। और थर्ड स्टेप ये है कि हम लोग a को कोई और इंटीजर सपोज करते हुए कॉपी पेस्ट कर देंगे, इस मामले को ही। समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं आगे करता हूं, आप समझ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज कर लेंगे या एज्यूम कर लेंगे लेट a इज इक्वल टू 2c, क्योंकि √2 प्रूफ करना है इसलिए हम लोग 2c सपोज कर लेते हैं। फिर वही बात हो जाएगी, बस a की जगह हमें 2c रखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 2c अपॉन b। बस हमने कुछ नहीं किया, वो जो पहले हमने लिखा था ना √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और हमने अभी एज्यूम कर लिया कि a 2c है, तो हम लोगों ने a की जगह 2c पुट कर दिया बस। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने कहा ना, बस कॉपी पेस्ट करने का मामला है। अब √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन b होल स्क्वायर। √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और वी कैन राइट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, नहीं, देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन 4। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 2 जा, इट मीन्स b स्क्वायर अपॉन 2। फिर वही बात हो गई, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसलिए b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग मान लें कि ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 था हमारा a स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वेशन 1 था हमारा, और b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वेशन 2 है हमारा। तो इन दोनों ही बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि यहां भी 2 एक को डिवाइड कर रहा है और यहां भी 2 b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि हमारा जो सपोजिशन था कि a और b को प्राइम्स हैं, वो सपोजिशन ही गलत था। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। चलिए, तो हम लोग अब आगे ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
2 is a common factor of A and B. It means this contradicts the fact the HCF, या आप ऐसे लिख दे, contradicts the fact A and B are co-primes. Are co-primes. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है our supposition was, या इस भी लिख सकते हैं आप, हमारा सपोजिशन गलत है, क्योंकि हमारा सपोजिशन ही गलत था दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमारा ये मानना ही गलत था कि √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √2 एक इररैशनल नंबर है। ध्यान रहेगा। देखिए, यहाँ की बातें बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखी होती हैं। मेरा ख्याल है जो आपके समझ में सबसे बेहतर आए और आपको ऐसा लगे कि टीचर्स भी समझ जाएं, आप उन्हीं बातों को लिखिए। बस हमें ये क्लियर करना है, हमें ये बातें दिखानी है कि ए और बी को प्राइम्स नहीं है। अगर आपने ये बता दिया यहाँ पर साफ साफ, पहले तो आपने दिखाई दिया है अपने प्रूफ में और यहाँ बता भी दिया एक बार, तो फिर आपके 3 to 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपको सॉलिड मिलेंगे। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि इक्वेशन 1 और 2 से हम ये देखते हैं, वी ऑब्जर्व, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम्स हैं, विरोधाभास खड़ा हो रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। इसका मतलब है कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, गलत है, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर आप चाहें तो एक बार और नीचे लिख सकते हैं, √2 इज एन इररेशनल नंबर। प्रूव्ड? ठीक है। अब दूसरे एक ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसी सेगमेंट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं एक बार कि अभी जो हमने करा √2 इज एन इररेशनल नंबर, ये जो हमने करा ये इससे अधिक डिफिकल्ट था। अब आप जो करने वाले हैं ये इससे आसान है, इसके कंपैरिजन में आसान है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने में बड़े खतरनाक से लगते हैं कि अरे इसको कैसे प्रूव करें यार इररेशनल, लेकिन ये उल्टा आसान है उसके कंपैरिजन में। कैसे, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगेन हम लोग ये एल्गोरिथम के स्टेप 1 को फॉलो करते हैं और स्टेप 1 ये है कि हम इसके विपरीत को मान लेते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब साफ है कि 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। इसका मतलब साफ है, जहां where a and b are co-primes। उसकी चर्चा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं b is not equals to 0, क्योंकि उसकी यहां जरूरत है नहीं, जरूरत इस क्लॉज की है, इसी क्लॉज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू a/b -3। 3 को हम लोगों ने इधर ट्रांसपोज कर दिया या इधर भेज दिया, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a -3b होल अपॉन b। अब जरा ध्यान से देखिएगा, और वी कैन राइट √5 इज इक्वल्स टू a -3b अपॉन 2b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग करते हैं LHS RHS के बीच। तो अब जरा गौर से देखिए, हम लोगों ने क्या माना कि हम लोगों ने ये माना है कि ये रैशनल है और a और b के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रैशनल है। रैशनल में क्या होता है कि a और b जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं, जरा गौर से देखिएगा, तो a और b यहां भी है, तो इसका मतलब अगर यहां ये इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। क्यों रैशनल है?
अगर कोई हिंट देना चाहेगा तो वो ऐसा हिंट दे सकता है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, hence this is a minus 3b upon 2b is rational। एकदम ध्यान से खोल खोल कर समझा रहा हूं आपको सारी बातें। तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन यहां भी फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन क्या √5 रैशनल है? इसका मतलब इस स्टेप से या इस स्टेप से हम लोगों के पास जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि √5 इज रैशनल। इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट √5 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है दिस मीन्स और इट मीन्स, दिस मीन्स और इट मीन्स आर सपोजिशन वॉज, या आप इस भी लिख सकते हैं इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन गलत है। इट मीन्स क्लियरली 3 + 2√5 इज इरेशनल। संभावना है कि एक बार पहली बार जब आप इस वीडियो को देखें तो पूरी बातें ना समझ पाएं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2-3 बार देखें, लगातार अभ्यास में रहें। तो अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा ख्याल है इरेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस की और भी वैरायटीज होती है, जैसे दोनों जगह पर रूट होता है, जैसे यहां भी रूट होता है, यहां भी रूट होता है, कुछ फ्रैक्शंस में होते हैं और डिनोमिनेटर में रूट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी है। मैं सारी वैरायटीज पर अलग अलग वीडियोस बना दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट के जो डाउट्स हो, अगर किसी वाले फॉर्म में डाउट हो, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हो, 2 जगह रूट हो, वहां हो, तो वो सारे डाउट्स दूर हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस महत्वपूर्ण भाग को आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी और मेरा ख्याल है कि अगला भाग जो मैं बनाऊंगा, तैयार करूंगा, वो एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ताकि उसकी रिवीजन भी ना छूटे। सी यू सून। जय हिंद।